बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कल की नशिस्त हमने की है, उसमें सारी मामलात आपने देखे और आज दूसरी नशिस्त में हम बात का जो है वो वहीं से आगाज़ करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। आपने देखा होगा कि चाहे तहरीक इंसाफ का दौर हो, इससे पहले मुस्लिम लीग नून का दौर हो या अभी मुस्लिम लीग नून का दौर हो, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुश्किलात से दो चार है और इसमें कोई दो राय नहीं है। फ़लस्तीन काज के लिए पहले भी सड़कों पर निकले, अब दोबारा भी फ़लस्तीन का झंडा लहराए वो इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे और सारी सूरत हाल आपके सामने है। अब कुछ हजरात ने कल के वी लाख के बाद ये रब्ता किया कि शहीद हैदर सियालवी साहब आपके पास आए हैं और आप किसी एजेंडे पे बात कर रहे हैं। देखें, कोई एजेंडा जो है हमारा नहीं है। अगर कोई इसी जो हम बात कर रहे हैं कोई ऐसी भी बात कर रहा है तो पूरे पाकिस्तान में हमारे सामने लेके आ जाएं। अब अगर हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो खुदारा इसको आप हमारे साथ दें, हमारे साथ खड़े हों, ना कि इस हर चीज़ को मशकूक लिहाज से कोई एजेंसियों का बंदा है, कोई इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, कोई एजेंडे पे काम कर रहा है। कौन से लाखों डॉलर्स हमने कमा लिए कि जो आपको हर बंदा एजेंडे पे नज़र आता है। शहीद हैदर सियालवी साहब मेरे दोस्त हैं और मेरा उनसे कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है और मेरा उनसे कोई बिज़नेस सेट से कोई राब्ता नहीं होता। मेरे दोस्त हैं, मेरे पास आके ठहरते हैं, हम उनके पास जाते हैं और स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स करते रहे हम तब से जानते हैं और कोई आज का कोई पहली और आखिरी मुलाकात नहीं थी। आइंदा भी मिलते रहेंगे, इससे पहले भी मुलाकातें होती हैं। तो हर चीज़ को अपनी नज़र से मशकूक करके देखना दुरुस्त नहीं है और ना ही हमने कोई आपको सफाइयाँ दे के आपसे कोई हमें फ़ायदे हैं जो लोग ये समझ रहे हैं। हमारा एक मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनको डिस्कस करना है। तहरीक इंसाफ का 26 नवंबर हो, गलत है, नहीं होना चाहिए। मुरीद के में आशिकाने रसूल लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं और अजानें देते लोगों पे गोलियां चलाई जाती हैं, नहीं होना चाहिए, गलत है। रियासत माँ जैसा किरदार अदा करती है, अपने रूठे हुए लोगों को मनाने की कोशिश करती है, ना कि जो लोग मौजूद हैं आपके पास उन्हीं को अपने मुखालिफ करना है। ये रियासत दुश्मन लोग हैं जो ये काम करवा रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ हक बुलंद करनी है। इसमें आपने हमारा साथ देना है। और चूँकि हम कल वी लाग में बात कर रहे थे, एक तो चीज़ हमने क्लियर की कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की लीडरशिप वहाँ से भागी नहीं, उन्होंने कारकुनान को अकेला नहीं छोड़ा। इलामा फ़ारूकुल हसन आखिरी वक़्त तक वो फुटपाथ पे बैठे कारकुनान के दरमियान मौजूद थे और उनकी फुटेज जो है वो भी सामने आई है, जो कि किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो अपने कारकुनान के दरमियान मौजूद थे। लीडरशिप को सेफ रखा गया, उनको वहाँ से निकालने की कोशिश की गई, वहाँ से अरेस्ट हुए, बाद में अरेस्ट हुए। अभी तक इसकी कोई ठोस हमारे पास डिटेल्स मौजूद नहीं है। अब चूँकि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चूँकि हम सहाफ़ी हैं तो लिंक्स होते हैं हम, क्योंकि सहाफ़ियों का ये है कि हर शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के पास हमारा जाना उठना बैठना होता है, जिसमें उलमा भी होते हैं, जिसमें चोर डाकू भी होते हैं, जिसमें बिजनेसमैन भी होते हैं, जिसमें अशराफिया भी होती है, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी होती है, जिसमें पॉलिटिशियंस भी होते हैं। बतौर सहाफ़ी हर शुबा ज़िंदगी के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, हर तरह से कोई ना कोई एक लिंक निकलता है। कुछ लोगों से पर्सनल ताल्लुकात होते हैं, कुछ के लिए ख़बर के सिलसिले में मुलाकात होती है। तो ये एक सहाफ़ी की ज़िंदगी कुछ इसी तरह से होती है। इसलिए जो नेगेटिव माइंड पालने वाले लोग हैं वो मशकूक नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। बहरहाल इल्ज़ामात भी लग जाते हैं, इल्ज़ामात भी लग जाते हैं। तो बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे, आगे सिलसिला बढ़ाते हैं इस चीज़ को। बाहर बैठे जो गद्दार वतन लोग हैं, जिनमें आदिल राजा सरफ़हरिस्त हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों को एक अपनी झूठी ख़बरों की बुनियाद पर निशाना बनाया, अब उन्होंने एक शोशा छोड़ा। अब वो मैं आपको बता दूं, पहले व्लॉग में तो हमने डिस्कस नहीं कर सके। इससे पहले मेरे पास ये ख़बर आई थी कि आप ये ख़बर दे दें कि अनस हुसैन रिजवी साहब शहीद हो गए हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे ख़बर दे दें, बहुत बड़ी तादाद जो है उनके पास ये ख़बर जाएगी, एक रूमर्स फैलेंगे, तो ये इसकी कोई तहकीक होती है, कोई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसको तस्दीक कर दे। सरवर शाह सैफ़ी साहब हैं जो अपने वीडियो बयानात जारी करते हैं, दीगर लोग हैं, कोई ट्वीट कर देता है, कोई वीडियो बयान जारी होता है, कहीं से कोई तस्दीक तो हो। अब बैठे बैठाए ये खबर दे दें कि अनस हुसैन रिजवी साहब शहीद हो गए, मुल्क में
खाना जंगी का शिकार हो। मुल्क को अफरा तफरी में डालना हमारा मकसद नहीं है। मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए, अमन के लिए बात करने वाले लोग हैं। खुदारा हमें इस गंदे धंधे में आप इस्तेमाल ना करें। अगर आप वाक़तन हुआ है तो ये बड़ा ख़तरनाक है और इसका रद्द-ए-अमल भी ख़तरनाक होगा। और हम कतई नहीं चाहते कि इस किस्म का कुछ हो, बल्कि अमन व अमान तरीके से इसको रखा जाए। जो हो चुका बहुत गलत हुआ, उसके लिए बात की जा सकती है, जुडिशल कमीशन बन सकता है, अदालतों में केसेस जा सकते हैं, हुकूमत वक़्त से मुतालबा किया जा सकता है कि आप इस्तीफ़े दें। वो तहरीक लब्बैक ने खुद फैसला करना है। तहरीक लब्बैक की क़यादत ने ये फैसला करना है कि उनके कारकुनान जो शहीद हुए हैं उनको किस तरह से जो है आप उनको उनके लिए बयानियाँ बनाते हैं, या उनके लिए क्या कर सकते हैं। ये तहरीक लब्बैक का काम है। हमारा काम है कि मुरीद के में जो हुआ वो गलत हुआ, उन जालिमों को सजा मिलनी चाहिए। किसने प्लान किया, क्यों किया, कौन इसका क्या एजेंडा था, और ये कभी इससे पहले ऐसा सानिया हमारी ना तारीख में हुआ है, ना हमने कुछ देखा है। हाँ। और ना इससे पहले सानिया माल्टन हुआ, फिर उसके बाद आपने देखा डी चौक हुआ, और उसके बाद सानिया मुरीद की हुआ। और मेरे ख्याल है से पहले भी छोटे-मोटे, और मेरे ख्याल है कि उस दौर एक ही, देखो दौर एक ही था। जब अगर आप देखें एस्टेब्लिशमेंट अपना अगर किरदार अदा करती है ना, तो हम ये चीज़ कहते होते हैं कि भाईजान अगर ताकतवर के पास इख्तियारात हैं तो वो इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इंसाफ भी मुहैया करा सकते हैं। तो जब सानिया माल्टन के असल किरदारों को मंतकी इंजाम तक नहीं पहुँचाएगा तो इसके ऊपर अवामी तहरीक ने एहतजाज किया, और उनका हालांकि कज़न्स बने हुए थे, टहर कादरी और इमरान का, वो नहीं कर सका। उसके बाद एक सानिया भाटी भी हुआ जो दादा दरबार के ऊपर आपने पिछले दौर में देखा। तो ये होते रहे हैं, और इसके ऊपर आज तक किसी ने भी इस सानिया के ऊपर ना कोई तहकीकात कराई है, ना इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया। दूसरा, कल चूँकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया था, बहुत सी बातें उसामा साहब अधूरी रह गई थी, वो मैं लाजमी करना चाह रहा हूँ। देखें, हम साफ़ी हैं, लेकिन साफ़ियों की राय होती है, इख्तलाफ राय सबका हक होता है, वो देता रहता है। हम तीनों का भी इख्तलाफ राय चलता रहता है। तो इसमें ये नहीं हो सकता कि खबर देने वाला और वो जो उसका सोर्स है, दो चीज़ें हैं। हम तज़िया और तबसरा कल कर रहे थे, कल हम खबरें नहीं दे रहे थे, ना हम खबरों पे बात कर रहे थे। आपका इंट्रो थोड़ा सा लंबा था, आज भी लंबा ही है, लेकिन हमारा फोकस ये नहीं था। हम आपकी तरह ही सोच रहे थे कि क्या हुआ है, खबर किसी के पास नहीं है, ना किसी का कोई एजेंडा होता है, ना हम किसी एजेंडे पर थे। हाँ, शहीद सालवी के साथ तस्वीर हमारी बन गई, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस हुए और उनके कुछ जवाब भी हुए, वो ऑफ द कैमरा हुए। तो हम उसको आज डिस्कस नहीं कर रहे, हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं। वो शहीद साहब ने कहा था कि ऑफ द रिकॉर्ड है, और वो एक इस एजेंडे पे हुआ भी नहीं है, वो उनसे पर्सनल ताल्लुक है। मैं कह रहा हूं कि अलग बात है, उसको छोड़ देना। मैं यही कह रहा हूं ना, मुखालफत ना करें, इख्तिलाफ राय रखें, कोई भी बनता है। हमारे यहाँ देखें, हमने तो इस्लामी असूलों को लेकर चलना ना, तो बहुत से ऐसे सहाबा कराम थे, इख्तिलाफ राय होता था लेकिन वोट जाते थे दोबारा में। तो हमने तो उसी असूलों को लेकर चलना है, इख्तिलाफ राय का करें, खबर की तरफ मुखालफत ना किया करें। इन्फॉर्मेशन को लेके हमने तो तबसरा किया ना, तबसरा किया हमने, उसके ऊपर ना राय दी, और हाँ, जिसको सौदा पसंद है ले ले, नहीं है तो वापस कर दें। हाँ, ये चीज है। कुछ ट्रोलिंग हुई है जिसके ऊपर वो बात अधूरी रह गई थी। मैंने कहा TLP ने एहतजाज एक ही पार्टी ने किया। जब साद भाई से बात हुई, उन्होंने कहा हम दूसरों को देख रहे हैं, बाकी भी जमाते हैं ना पाकिस्तान में पॉलिटिकल, वो क्यों नहीं निकलती, हम वेट कर रहे हैं, वो निकले दिखाएं, हम तो निकल रहे हैं, वो निकले भी। तो इसके ऊपर वो बात वहीं पर रहेगी, वो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसे कि मैंने इंट्रो में एक बात की कि गद्दार वतन ऐसे लोग हैं, आदर राजा जैसे और दीगर जो हैं, जिन्होंने मुल्क और कौम की इज्जत को नहीं यार, आप किसी को सर्टिफिकेट ना दिया कर गद्दारी वतन का, वो भी पाकिस्तानी आपको कहता है, वो वतन कहता है। आप फिर भी देखें ना, आप जज बने ना, आप किसी के वकील बने, मैं मानता ना जज बने ना वकील बने। एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया बयान करें, आदिल राजा अपनी जगह एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया नहीं बयान कर रहा, किसी का भी ना बयान। मैं भी साथी है ना, तो न्यूट्रल है ना। आप उसको जज करें, आपने कैसे उसको गद्दार कह दिया ना करें ना। मैं इसलिए गद्दार कहता हूं, लोगों ने इमरान रियाज को गद्दार कह दिया, उन्होंने मोहित पीरजादा को कह दिया। मेरा मसला है ना, जो बोल रहा है बोलने, मैं मुल्क में रह रहा हूं, मेरा मसला है, ठीक है। मैं भारत के साथ बात करूंगा, मैं अपनी फौज को डिफेंड करूंगा, मैं अपने वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी डिफेंड करूंगा, लेकिन मुल्क पाकिस्तान में जब मैं अंदर बात होगी तो मुझे शहबाज शरीफ से हजारों इख्तिलाफात हैं, मैं उसको इस काबिल नहीं समझता कि वजीर आजम की सीट पे बैठे पाकिस्तान में। लेकिन भारतीय कोई शख्स मुझे उठ के बात करे तो मैं उसको जवाब भी दूंगा और शहबाज शरीफ को डिफेंड भी करूंगा। ये हमारे मुल्क का मसला है, वो हमारे मुल्क का मसला है, हम खुद देखेंगे।
हमारा दुश्मन की क्या औकात है कि वो हमें बताए कि हमने क्या करना है। और पाकिस्तान हमारे के फर्ज है। हमारे मसले हैं ना, भाईजान, हम ना हमारे बीमारियों मसले तक नहीं पहुंचते। जब हमारे मसले बांग्लादेश हैं। बन रहा था ना, हमारे उस टाइम मसले यही हैं। चीजें नफरत पैदा हो रही थी और उसने हमारे आपको दो टुकड़े कर दिया। हमारे बुनियाद मसले हैं। बनती है भाईजान, जब मेरा आप मुल्क मेरा मसला जब है। आप नाइंसाफी कर रहे होते हैं। देखें, वो एक नौजवान ने कॉलम लिखा, उस कॉलम को कितनी पजीराई मिली। देखें, हक बात मोहसिन किया भाई, करें, मेरा कोई कर मुल्क रहा है ना, उसको करने दें। तो मेरा मसला है, एक बंदा बरतानवी नेशनलिटी लेके वहां पे बैठा हुआ है, यहाँ पे उसको वो खुद है ना, यहाँ पे निकाले, साबर शागर क्यों चला इनकलाब गया? लाए, साफी उधर क्यों चले बैठ गए? के वो बात करे, भाई, साबर उधर शागर बैठ के वो बात करे, इसको close कर दें। उधर बैठ खबर के पे बात करें, खबर पे बात। उधर बैठ के वो बात करे कि चलें। मैं मुल्क में तहरीक आ जाए, मुल्क के अंदर फसाद बर्पा हो जाए। और भाई तुम पहले आओ ना, तुम्हारा पता चले, तुम्हारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, उधर बैठ के नहीं, बकवास दो करता है। चीजें ना, उसने आज बात कर दी। पाकिस्तान चलें। में ना आपका निजाम आजाद है, ना आपका अदालतें आजाद है, भाई ना साहब, आपका उसको पॉलिटिकल छोड़ दे यार। सिस्टम। बिल्कुल है, वो हमारा मसला है ना, हम लड़ रहे हैं वो उससे। भाई वो कहता है मैं हम पाकिस्तानी हूँ, निजाम से हम लड़ रहे हैं, लेकिन मैं वो हमारा मुझे मसला यहाँ है। तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, चला गया, छोड़ दो यार, ये बहस ही नहीं है खबर पे हमारी। बात करें, उसको आगे छोड़ चले। दो। पीटी हमारा मुल्क हमारा मसला है, कोई बाहर बैठ के क्यों बात करे हमारे मुल्क के बारे में। बात कर लें। हाँ, वापस आ जाए। उसने खबर दी है जी, साद हुसैन रिजवी साहब गिरफ्तार हो गए, और उन्होंने वो कह रहा है कि अभी गिरफ्तार हुए हैं। और जो कि रुकन शुरा सरवर शाह सैफी साहब कहते हैं कि 13 अक्टूबर से वो इदारों की तहवील में हैं। ठीक है, तो इस पर दो अब ऑप्शन आ गए हमारे पास। एक, इस खबर को छुपाया क्यों गया 13 अक्टूबर को अगर हुए तो अब क्यों किया गया? अब क्यों? इस हवाले से भी एक मेरे पास चीज आई है, मैं डिस्कस कर देता हूँ। वो कहते हैं कि किसी जंग के दौरान जो झंडा पकड़े होता है वो हिम्मत नहीं हारता, एंड लेवल तक उसको झंडा गिरने नहीं देता। अगर खबर फैल जाए कि आपका लीडर जो है वो उसको तीर लग गया है, जख्मी हो गया, वो जख्मी हो गया, वो गिर गया है, तो सारी फौज का एक मोमेंटम टूट जाता है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि इस हिकमत अमली के तहत अभी इस खबर को छुपाया गया ताकि बहुत बड़ी तादाद कारकुनान की अरेस्ट थी। उन्हें यह था कि हमारा अमीर रूपोश हैं, तो जैसे ही मामलात वो सेटल कर लेंगे, हमारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। जब हालात वाक़यात के तनाजुर में लेट सही देर आए दुरुस्त आए, बयान जारी कर दिया। एक तो ये। दूसरा, मोहसिन साहब, ये कहा गया कि एक शख्स की थ्योरी है, ये जमात की है, किसी का एजेंडा नहीं, एक शख्स की थ्योरी, हाँ मुझे वो लगी बयान करने के मुताबिक है तो मैं उसको कर देता हूँ। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि वो महफूज हों, हो सकता है, इसलिए ये बयान जारी किया गया। खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ होता है तो वो जिम्मेदार ठहराएं, रियासत को जिम्मेदार ठहराएं, कुछ भी हो। बयान जारी किया था कि उनकी तहवील में है। हाँ, ये दो ऑप्शन नहीं, कुछ आपको याद है, कुछ लोगों ने ये वीलॉग किए थे कि वो यहाँ से कश्मीर गए, कश्मीर से वो केपीके में गए और वहाँ पर रूप पहुँचे हैं। तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से किसी सोर्स से उसको खबर मिली, तो उसने इतना सीरियसली इस टॉपिक के ऊपर बात कर ली ना। जी। अच्छा, इसमें ना जो आपने दूसरी बात की है ना, मुझे लगता है कि ये अगर तो वो 13 अक्टूबर से जो है वो गिरफ्तार हो चुके थे, तो खबर बाद में क्यों दी गई? इसकी एक रीजन, अगर तो वाकई वो 13 अक्टूबर के पकड़े गए थे ना, तो आज बताया गया, तो इसका मतलब फिर यही वजह हो सकती है कि मैंने पहले दे देना, हो सकता है कि कारकुनाओं के हौसले जोड़ने के लिए खबर को लेट किया गया। नहीं, ये लेट करने वाली बात जो है ना, ये समझ में नहीं आती। दूसरा ऑप्शन समझ में आता है जो आपने दूसरा किया, कि वो इसलिए एहतियात बरती गई कि कल को अगर वो उनको कुछ होता है, क्योंकि रियासत तो कहती है हमारे पास तो वो है ही नहीं, तो रियासत तो पहुंच जाती अगर है, पकड़ भी लेती है और अनाउंस भी नहीं करती कि हमारे पास है, क्योंकि अभी तक तो खबर यही थी कि वो महफूज है, तो फिर वो उसका ब्लेम किस पे डालेंगे? एहतियाती तदाबीर करते हुए उन्होंने इसलिए अब अनाउंस कर दिया कि वो गिरफ्तार है। लेकिन जो आदिल राजा का आपने जिक्र किया ना, आदिल राजा ने खबर दी कि वो गिरफ्तार हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी उस पर हमने बहस की उसको छोड़ देते हैं, उसकी खबर पे बात करते हैं। मेरा ख्याल है उसने जो खबर दी है अब गिरफ्तार हुए हैं, ये समझ में आती है। मेरा ख्याल है वो पहले दिन निकल गए थे वहां से, जो हमने कल भी बात मुझे भी यही, वो निकल गए थे। वहां से निकालना इतने कारकुनान के बीच अपने लीडर को, कैद को निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इतना आसान भी मुश्किल था। वहां से निकल गए, एक मिनट वहां से निकल जी। वो मैं इसमें ऐड कर दूं आपके नॉलेज के लिए भी, काजी साहब बैठे हुए यहाँ पे, चारों तरफ पुलिस का एक भारी नफरी तैनात थी, लेकिन एक साइड खाली थी। कौन सी साइड खाली थी? जो गुजरांवाला से आ रही थी, उधर कारकुन उधर खड़े थे ना, एक साइड पे जो बैक साइड थी। हाँ, नहीं, गलियों में मेरी बात सुने, देखिए वो घेरा तो चारों तरफ से घेरा था, लेकिन कारकुन निकले वहां से, आप भाई साहब निकल जाए, किसी को पता नहीं लगेगा।
कितना बड़ा फेस। कारकुन गलियों में गए, गलियों में लाशें नजर आई, मतलब लोग वहां से भाग गए, गलियों में पहुंच गए, इसका मतलब है कि रोड से वो निकल गए। कितनी स्पेस थी कि कोई बंदा वहां से निकल सकता है। अगर कारकुन निकल सकते हैं तो लीडरशिप भी निकल सकती है, और उनके लिए चांस था ये। मैं इसके ऊपर कोई शक नहीं, वो किसी के घर में जाकर रुके, पनाह ली, वो उस पूरी स्टोरी को कोई नहीं जानता। लेकिन वहां से मेरा ख्याल है कि गिरफ्तारी होती तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी, मौके पे गिरफ्तारी होती तो पता चल जाता। मौके पे गिरफ्तारी नहीं हुई, ये हो सकता है मौके, ये हो सकता है, इसको मान सकते हैं। बहरहाल लेकिन बाद में ढूंढ सकते हैं, बाद में देखें हमारे यहाँ एजेंसीज कहीं ना कहीं किसी तरीके से ढूंढ ले सकते हैं। देखिए एक लीडरशिप है ना, आप उसको कहीं अंडरग्राउंड तो नहीं कर सकते, और अंडरग्राउंड रहेंगे तो फिर जो शूरा से रब्ता कैसे होता, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होती है, और इस दरमियान में वैसे आपस की बात है, तहरीक-ए-लबैक जब से बनी है ना, बेचारी क्रैकडाउन मुश्किलात ही देख रही है। नहीं वो तो खालिद साहब रजवी साहब के अल्फाज है कि भाई सख्ती, और पहले दिन से जब रास्ता आपने वो चुन लिया फिर उसमें सख्ती मुश्किलात थी। काई साहब बेसिकली पाकिस्तान में ना जो मजहबी जमातें हैं ना, उनके ऊपर उनकी मजहबी जमातों के लिए पॉलिटिक्स करना है ही मुश्किल है। मौलाना फजल रहमान तो कर रहा है, लेकिन बात सुने, मुनाफिकाना रवैया, मेरी बात सुने, खुल के नहीं कर सकते आपको पता है ना, इधर सुने, खुल के आएंगे तो फिर आपको कंट्रोल किया जाएगा। आप दुनिया पूरी में देख लें, पूरी दुनिया में एक ही इस्लामी इनकलाब है, वो उनका अपना मसलक है, लेकिन ईरान में समझ आ गई थी कि हम किसी इलेक्शन किसी और सिस्टम के थ्रू नहीं आते, वो इनकलाब की सूरत में ही आए। अब तहरीक कादी ने कोशिश की इनकलाब वाली, आपको पता है वो उसी नजरिए को लेकर चले, पूरी एक 10 लाख का साथ नहीं दिया, बस कौम ने साथ नहीं दिया, वो पीछे आ गए। जिनको पब्लिक सपोर्ट कर रही थी, इनकलाब की सूरत में ही इस्लामी इनकलाब आ सकता है, बाकी किसी ना किसी यार आज तक मुझे बताएं कोई दाढ़ी वाला बंदा आपने वज़ीर-ए-आज़म देखा? कभी मुमकिन ही नहीं है। आप पूरी दुनिया का कंट्रोल कौन कर रहा है? मुफ्ती महमूद साहब के अलावा वो भी वज़ीर-ए-आला बने, मुफ्ती महमूद साहब वज़ीर-ए-आला बने, बस एक पूरे आपको कोई गवर्नर मुमकिन ही नहीं है, मतलब कोई वज़ीर-ए-आला वज़ीर-ए-आज़म जो है उसका इख्तियार हो, कोई मजहबी जमात के भी इख्तियार में नहीं है। वेनेजुएला के सदर को उन्होंने उठाया, देखें जो आपसे थोड़ा सा भी इख्तिलाफ करता है उसको उठा लेते हैं। अब उनके लिए एक ही मुल्क है, वो ईरान है, और ईरान के ऊपर किस तरह वो हर तरह का प्लान कर रहे हैं, लेकिन कहीं नाकाम हो जाते हैं। अभी वो साजिश हुई, एहतजाज हुआ, इतना 50 कहते हैं जी, कम से कम 5000 वो नॉर्मली कह रहे हैं, तो इससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई इतनी जाने एक तो मैं वैसे बता दूं, टॉपिक निकल पड़ा है तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे वापस हम तहरीक-ए-लबैक के मुस्तकबिल पे आ जाते हैं। ईरान के हवाले से मैं खुद बड़ी नेगेटिविटी पाल के बैठा हुआ था, मैं हल्फन कह सकता हूँ, मेरी इससे बहस हो जाती है इस बात के ऊपर। मैं देखता था कि यार ये ना इस्राइल का एजेंट है, या उनको सपोर्ट करते हैं, डबल गेम करते हैं, मिलके खेल रहे हैं। स्टार्ट में मुझे भी ये लगता है, मुझे 5 साल पहले। हाँ अच्छा, ठीक है। हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे, आप भी बगल में साथ थे। हाँ जी, एक बड़ी आम शख्सियत से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने कहा कि जो ईरान के अंदर मीटिंग होती है ना, इराक में, इराक और ईरान में, वहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं, इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, मुख्तलिफ लोग जो पैलेस्टीन के लिए थोड़ी बहुत बात करते हैं, उनको बुला लेते हैं। उनकी मौजूदगी में तो मिसाइल नहीं गिर सकता, तो फिर उनकी अंदर जो मीटिंग ये चल रही होती है हमास के साथ कि आगे क्या करना है, अंसारुल्लाह को किस तरह सपोर्ट करना है, मिसाइल कैसे पहुंचाए जाने हैं, और महज एक कॉन्फ्रेंस वो बना के पैलेस्टाइन के नाम पे और सारा पीछे ये करते हैं। मैं हैरान रह गया। मजीद आप इस बारे से बता दें, फिर आगे चलते हैं। काई साहब ईरान के बारे में बड़े मुहिब्बे ईरान है। नहीं, मुहिब्बे ईरान नहीं है। देखें, हमने देखना है जो कलमा गो है ना, कम अज़ कम हम उसके ऊपर ना काफर का फतवा दे सकते हैं, ना उसको कुछ और कह सकते हैं। तो मेरी लास्ट टाइम उसामा से यही बहस हो रही थी, ये जब अटैक हो रहा था, ये कह रहे थे ये देखें ये मिली भगत से हो रहा है, और ये कहीं ना डील करके बैठे हुए हैं। मैं इनसे कह रहा था कि भाईजान देखें, जब से वो ईरानी रजीम आया, वो इनकलाब आया, वो एक मिशन लेके चले और उसी गोल पे ऊपर चले। जब हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान ना हो रही हो, तो फिर ये देखा करें कि आपका असल दुश्मन किसको दुश्मन समझ रहा है और किसको दोस्त समझ रहा है। तो ईरान के ऊपर इसराइल का पहले दिन से ही यही स्टैंस था कि हमने कम से कम इसको एटमी ताकत नहीं बनने देना, हमने इसको पाँव पर खड़ा नहीं होने देना, उसको मुआशी तौर पर मजबूत नहीं होने देना। तो ये दोनों चीज़ें उन्होंने रखी और की। फिर क्या हुआ कि अब चूंकि इस दुनिया के लिए, अमन के लिए खतरा जो मुल्क है वो इसराइल है, और इसराइल अमेरिका को कंट्रोल कर रहा है, और ट्रंप इस वक्त उसके लिए एक पपट बना हुआ है। अब ये देख लें, वो उसी पॉलिसियों को लेकर चल रहा है, हालांकि इलेक्शन किसी और चीज़ के ऊपर जीते हैं, और अमन की बात करके आया है, और हमारे तो अमन के नोबेल प्राइज दे रहे थे। तो मैं अभी दावे से कह सकता हूँ कि इस वक्त जो पीछे अटैक किए इसराइल के ऊपर ईरान ने, उसमें भी उसने अपने को मनवा लिया। उसके बाद जब कतर के ऊपर सीधा अमेरिका की बेस के ऊपर हमला किया, तो उसके बाद भी अब चीज़ें वाज़ेह हो गई थी। और फिर मैं ये समझता हूँ कि अब तक अगर वहाँ पर रजीम चेंज के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है,
तो इसका मतलब है वो आलमी ताकतों के एजेंडे पर आ नहीं रहा। बस नहीं, ईरान ने नो डाउट मुकाबला तो बड़ा टका के किया है, कर रहा है अभी, वो पिछले कई सालों से करता आ रहा है। तो फिर वो एक जो बयानिया था ना कि शायद ये खुद अमेरिका का एजेंट है ईरान जो है, डबल गेम कर रहा है, डबल गेम करता है। ये कुछ एक वक्त तक लगता भी ऐसा ही था, क्योंकि ईरान के अंदर ना जसूस जसूस भी तो बड़े निकलते हैं ना ईरान में। देखिए ये चीजें ना सऊदीज की थी और इन्होंने क्या किया सारे, क्योंकि एक मसले की इख्तलाफ रहेगा, ये होता रहा और सऊदीया को हमेशा कहा गया देखें ईरान मजबूत हो गया तो ये आपकी जितनी रियासत नहीं, ईरान और सऊदीया आपस में दुश्मन भाई वो आपने करवाया ना, ईरान और चाइना ने, पाकिस्तान चाइना जब पिछली गवर्नमेंट थी ओआईसी के इजलास हुए ना तो मुस्लिम उम्मा को कहीं ना कहीं लीड करने की बात हो रही थी। तो फिर उसके बाद इसराइल ने नोट किया कि ग्रेटर इसराइल के लिए प्लान, हमारे ग्रेटर इसराइल के लिए रुकावट कौन हो सकता है? ईरान हो सकता है यार, आपका मुल्क भी हो गया था, आपने ओआईसी के 2 इजलास कर लिए, रजीम चेंज आपके पास क्यों हुआ है? देखो आपको ये समझ नहीं आ रही तो फिर अपनी रजीम को छोड़ देते हैं, वो बड़ी लंबी बहस है, हम ईरान पे वापस आते हैं। आपकी रजीम हुई है, आप मान नहीं, हमारे यहाँ तो एक लेटर के ऊपर अलग प्रोग्राम होगा, उस पे हम अलग प्रोग्राम करेंगे। ईरान पे वापस आते हैं, 1 मिनट ईरान पे 2 मिनट बात कर लें, तरीके लबैक पे आ जाते हैं। बाकी ईरान का काई साहब बात कर रहे हैं, ईरान से मतलब ईरान एक एटमी पावर बन रही है, तो उससे इजराइल को या अमेरिका को क्या मसला यार? एक आजाद रियासत कोई भी उठ के एटमी पावर बन सकती है, इसको क्यों रोकते हैं? इस्लामी मुल्क को इतना क्या है? उसकी रीजन ये है कि ईरान के जो लोग हैं ना, वो अमेरिका और इसराइल के, आप इनके जुम्मे के खुतबे जाके सुने, वहां पे अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगते हैं जुम्मे के खुतबों में। आपके नहीं लगते यार? हमारे कब लगते हैं? अब तो बहुत कंट्रोल हो गया भाई। आज भी पाकिस्तान की अक्सरियत, आप ही सर्वे कर लें, सबसे ज्यादा नफरत इसराइल अमेरिका से करती होगी। और भाई आपके हुक्मरान पापड़ सुन पाकिस्तान में लगते हैं अमेरिका मुर्दाबाद। पाकिस्तान में जितना मुर्दाबाद है इतना पाकिस्तान खुतबों में कब लगते हैं? भाई हमारे उलमा ने कब आप मस्जिदें कंट्रोल की हैं? ये तो खादम साहब नजवी कह गए आज तो स्पीकर बंद करवाए ना, कल आप आज की बात हो रही है खाई साहब, आज की बात हो रही है। आज भी खुतबों में अगर स्पीकर अल्लाह, मुझे कोई एक खुतबा दिखा दें जिसमें हमारा कोई आलिम उठ के अमेरिका पे फतवा लगाए और इसराइल के खिलाफ हर दफा दुआएं की जाती हैं, दुआएं की जाती हैं, यार इनको गरक कर दे। हमारे इसराइल का तो होता है, इसराइल को अलग रखे, अमेरिका की बात हो रही है। इसराइल इकट्ठे ही है भाई, चलें डिबेट में यार इनसे टॉपिक चेंज करें, अमेरिका की बात कर रहे हैं, ज्यादा नहीं। अमेरिका मुर्दाबाद या आज भी लगती है भाई, होती है, ईरान में आज भी लगते हैं, ज्यादा नहीं। वो सियासी स्पोर्ट है ना, ऊपर इक़्तिदार है, जब हुक्मरान नारा लगा रहे हो तो अवाम भी लगाती है। चले यार हम बैक पे वापस आए, ठीक है, हौसला जी ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की अमेरिका के खिलाफ जो है वो बातचीत हो जाती है। कुफर के मतलब तो नहीं लगते ना कि उड़ा देंगे, ये कर देंगे अमेरिका को, होता है ये ईरान ज्यादा नहीं, कुछ लोग करते हैं यार। ईरान की तो हुकूमत उनकी है, अवाम की तर्जमानी करती है, आपकी हुकूमत आपकी तर्जमानी करती है, आपके नबूद फरमा, इस तरह के जुमले, और ये होता है जहाँ तक वैसे दिल में कम से कम नफरत सारों की नफरत है। खुले हमारे को करता है, अमेरिका का करता है सर, अमेरिका करता है, मैं कर रहा हूँ, सरकारी सतह पर किया जाता है भाई, आपके यहाँ सरकारी सतह पर नहीं किया जाता। अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, हम कर रहे हैं, मान गए, हम कर रहे हैं। चलो कोई एक बंदा तो है ना, लेकिन आपसे आप पहले ही एटमी पावर हैं, आपसे उनको अभी भी कोई मसला नहीं है जिनसे मसला है। और कादियानियत भी पाकिस्तान में आखिरी बंदा, ये जो यहूदी करते ना गेम, वो कादियानियत भी कर रहे हैं, ये भी आपने देखा उसी मिशन पे हैं। आपको पता ना हमारे सिस्टम को कहीं ना कहीं यरगमाल बनाया हुआ उन लोगों ने। अच्छा हो सकता है, चले वापस आ जाए। अब ओहदों पे आपने चेक किया कौन कौन किस ओहदे पे कौन है? अच्छा कैसा हौसला, आगे बढ़ते हैं। जी जी टीएलपी पे तहरीक लबैक पाकिस्तान का अब मुस्तकबिल क्या, ये आखिरी हमारा टॉपिक, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, अब फिर दोबारा बैठ जाएंगे कल। चलें, तहरीक लबैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? क्या इतने जुल्म व जबर के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म किया जा सकता है? जी कैसा, पहले आप, क्योंकि फिर मोहसिन साहब मैं कह रहा हूं आप ज्यादा बोल रहे हैं, मोहसिन साहब से ले लें फिर। नहीं काई साहब बात कर लें, करें। तहरीक लबैक पाकिस्तान, अब स्टार्ट में हमने जो असल जिस खबर की बुनियाद पे आज का प्रोग्राम किया था ना, आदिल राजा ने जो खबर दी, तो पहली बात तो है कि गिरफ्तार हो चुके हैं, ये तो मेरा हर बंदा मान रहा है कि वो रियासती तहवील में है। शायद 1% बंदे होंगे जो भी कहेंगे नहीं वो अभी भी महफूज है, क्योंकि अब उनका ऑफिशियल बयानिया भी जारी हो गया, तो मतलब ऑफिशियल बयानिया 13 अक्टूबर से अगर दिया है तो शायद उसमें हिकमत होगी। गिरफ्तार वो लेट हुए, कभी उन्होंने 13 सवाल एक भी है ना कि क्या अमीर भी हुए या दूसरा भाई के बारे में जो रूमर्स चल रहे हैं कि वो शहीद हो गए, ये वो मेरा ख्याल है जो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये सरासर झूठ है, ऐसी कोई खबर नहीं है। शहादत ये ऐसा कोई चक्कर नहीं है, दोनों भाई रियासी तहवील में है, इसको माना जा सकता है, शहादत वाली खबर को नहीं माना जा सकता। अब हम आ जाते हैं इनके मुस्तकबिल के ऊपर। यार हमने पहले भी बड़ा देखा, पीटीआई से बड़ी एग्जांपल कोई भी नहीं है कि आप रियासती जबर करके किसी पार्टी को खत्म नहीं कर सकते। नजरिया खत्म कभी भी नहीं होता। पार्टी, आप किसी शख्स को खत्म कर सकते हैं, किसी इंसान को मार सकते हैं, किसी इंसान को कत्ल कर सकते हैं, आप किसी इंसान को मंजर आम से हटा सकते हैं, लेकिन जो नजरिया है, नजरिया कभी भी नहीं मरता।
नजरिए की सांस तो है नहीं कि आप उसको फायर मार के कत्ल कर देंगे। नजरिया तो नस्ल दर नस्ल चलता है। तो अगर आज तरीके लबैक एक नजरिए पर अगर कायम हुई थी, अगर वो जाहिर एक नजरिए पे बनी थी, एक नजरिया था तो लाखों लोग इकट्ठे हो गए ना, बगैर नजरिए के तो लोग एक चीज पे इकट्ठे नहीं होते। एक नजरिए पे एक बनने वाली तहरीक का अगर अमीर आगे पीछे हो जाता है, अब इनके सरबराह भी तो इस दुनिया से कूच कर गए थे ना, क्या उनके जाने के बाद खत्म तो नहीं हो गई? नया बंदा आ गया, उनका बेटा नहीं होगा तो क्या टीएलपी खत्म हो जाएगी? पहली बात तो ये है कि उनके बेटे की भी बड़ी उम्र है और वो अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे। हम तो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में ऐसा कोई सियासी कोहराम मचे कि किसी पार्टी का सरबराह को जिस तरह की खबरें शहादत की इस तरह के लोगों ने किए ना हो। तो अब वो अगर उनको आगे पीछे मंजरनामे से हटाया भी जाता है, जैसे खान साहब को हटाया गया, तो पीटीआई चल रही है ना। पीटीआई बेशक पीटीआई में बहस की जा सकती है कि पीटीआई में अब अक्सरियत लोग उन्हीं के बैठे हुए हैं, पीटीआई पे कब्जा हो चुका हुआ है, लेकिन आम आवाम तो अभी भी खान के साथ है ना। आम जो सोशल मीडिया, हाँ, ट्रेंड जितने भी चल रहे हैं, जितना भी सोशल मीडिया के ऊपर है, आज भी खान का जो नजरिया था, जो खान ने उधर 27 उधर जो जिस दिन वो कातिल हराया था, जो बयानिया उस दिन से चला 2 साल से, वो सोशल मीडिया पे आज भी वही है, उसको चेंज नहीं कर सके। हाँ, तो ये ऐसे खत्म नहीं होती भाई, तरीके नहीं खत्म होती है। इन्होंने कहा कि जी क्रैकडाउन हुआ है, सोशल मीडिया मर गए। तहरीके लबैक पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने इनको इतना डराया है, 2 मिलियन ट्वीट्स पे गया, ये बहुत बड़ा ट्रेंड बना है। वर्ल्ड नंबर 1 ट्विटर गया है पाकिस्तान में को 2 दिन दूसरे पहले नंबर पे रहा है ट्रेंड। तो ये हैरान रह गए हैं कि इतने क्रैकडाउन के बावजूद अभी तक उनका सोशल मीडिया खत्म नहीं कर सके। और फिर वो कोई पैसा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं पड़े हुए, कोई सेल नहीं बना हुआ, ठीक है। वो तो ज्यादातर को इंटरव्यू दे रहे थे, आपने देखा नहीं सर, ज्यादातर उधर उन्होंने सर रिजवी साहब ने कहा जी, तलत भाई को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास मलंग है, 10-20 रुपए का पैकेज लगाते हैं 200 का, और फिर इनके सारे लाखों रुपए अरबों रुपए के बयानी की तबाही मार देते। और ये वाकईतन इस चीज को हमने कोई हमने देखा है, इसका इम्प्लीमेंट होते देखा है, ट्रेंड बनते देखे हैं, उनकी व्यूअरशिप जो है वो ऊपर जाती है, बहुत स्ट्रांग है। हम अभी देखें, अभी जो सवाल आपने किया ना कि मुस्तकबिल क्या है, देखें मैं दावे से कह सकता हूं कि पीपल्स पार्टी सियासी जमात थी, उसके लीडर को उन्होंने मार दिया और देख लें आज तक वो स्टैंड कर रही है। अब जो टीएलपी को मारा था तो उसकी बेटी उस मजीद ताकत से आई। अब यहाँ पर क्या हुआ है, टीएलपी पहले भी तीसरे नंबर पे थी, इसने पीपल्स पार्टी को पीछे कर दिया था पिछले इलेक्शन, पंजाब से तो निकल गए, पंजाब में तीसरे नंबर पे आ गई। अब आप देखें कि मैं इसका मुस्तकबिल बहुत ताबनाक देख रहा हूँ। देखें पाकिस्तान के अंदर ये है कि हमदर्दी का वोट मिलता है, बेनजीर की मरने के बाद पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ गई, हालांकि सबको पता था ये 10% है, जरदारी किसी तरीके से भी काबिल कबूल नहीं था, लेकिन बन गया ना क्योंकि वोट मिल गया उनको और वो इलेक्शन सही हो गए। अब क्या हो गया है कि अब इस वक्त मैंने देखा है कि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर लाइव थी। पिछले दौर में तो मीडिया कंट्रोल हो जाता था, कभी कभी कुछ खबरें निकलती थी, नहीं निकलती थी, जब प्रिंट मीडिया आता था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। अब हर चीज़ हर बंदे के सामने आ गई, तो स्टैब्लिशमेंट बैकफुट पे चली गई, उसकी भी एक पजीराई होती थी। अब लोग स्टैब्लिशमेंट को उस तरह लाइक नहीं कर रहे क्योंकि सिस्टम को तो वही कंट्रोल कर रही है। और उसके बाद अब जब भी आज़ादाना इलेक्शन हुए तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून असूली तौर पर अपनी तबई उम्र पूरी कर चुकी है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में भी अपनी तबई उम्र पूरी कर पार्टी की उम्र तो ज्यादा है फिर नून लीग से, सुन लेना मैंने कहा ये भी तबई उम्र पूरी कर चुकी है। अब आ गया नौजवान। मैंने कल स्टडी किया और यकीन जानो सबसे ज़्यादा नौजवान आज भी टीएलपी में है। और जो 2 क्लासें हैं, एक अपर क्लास है, एक मिडिल क्लास है। पाकिस्तान में मिडिल क्लास ज़्यादा है, मिडिल और लोअर में। इसमें क्या है, मिडिल और लोअर मिडिल दोनों क्लासें टीएलपी में है। वो तो पीटीआई के पास कौन? पीटीआई के अपर और मिडिल क्लास, 2 मिडिल क्लासें बन गई ना पाकिस्तान के अंदर। जो पढ़ी लिखी क्लास है वो आज भी पीटीआई के साथ है। आप कहेंगे जाहिल लोग टीएलपी के साथ नहीं, जाहिल मैं कभी आप जाहिल करते हैं। देखें आपने अभी खुद कहा है कि एक क्लास है जो पढ़ी लिखी है, मिडिल जाहिल नहीं होता, पढ़ा एक शऊर है, एक लाशऊरी होती है। देखें मैंने ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा जाहिल देखे, उनका इल्म नहीं है, नॉलेज है, लेकिन जो इल्म जिसकी बात हम करते हैं ना, इल्म नहीं है ना, इस्लामिक इल्म तो बिल्कुल नहीं है। आप जो बच्चा अभी जा रहा है ना, ये मेरे पीछे 2 बड़े स्कूल हैं इंटरनेशनल स्कूल लेवल के, उनको पूछे तो उनको ना किसी जमात का पता ना इस्लाम का पता है। उनकी फिक्र क्या है, ये गाड़ी ऐसे पार्क हो रही है, हमें ट्रैफिक के लिए बहुत इश्यूज आ रहे हैं। ये वो बर्गर बच्चे जिनका खान साहब ने इन्हीं को टारगेट किया, नहीं टारगेट किया, लेकिन देखें जो ओवरसीज, लेकिन इनको खान साहब को तो पता है ना यार, देखो बच्चों को दीन का नहीं पता, मजहब का नहीं पता, खान का बात सुन ले, मेरा जवाब ले लिया करें फिर डिबेट किया करें। मैंने कहा कि आगे मुझे इसलिए नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की ज्यादा बाल्टी
इस 2-2.5 साल में नीचे चली गई है। एक नई लोअर मिडिल क्लास आ गई, एक सही। अपर मिडिल क्लास थी वो नीचे आ गई, तो अब 3-4 तबके बन चुके हैं। उसके अंदर लोग